अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑन न्यूज़ में हफ्सा आरिश और एजाज़ अहमद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग हाज़िर हुए हैं आपके सामने। कुछ मैं भी पॉइंट्स वगैरह देखती रहती हूँ जनाब, सारा दिन न्यूज़ देख के, और आज अभी अपडेटेड न्यूज़ से आपको आगाह करेंगे एजाज़ साहब के जनाब आजकल क्या सूरत हाल चल रही है। पेट्रोल का बहुत बड़ा इशू शुरू हो चुका है जो क्रिएट हुआ है अभी। जनाब मेरा एजाज़ साहब पहला आपसे जो सवाल है वो ये है, शुगर बुरहान अभी टला नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ ही पेट्रोल की प्राइसेस आज बढ़ा दी गई हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत पहले ही परेशान थी शुगर की जो प्राइसेस हैं और जो शुगर बुरहान है उसको लेके, तो ये आप क्या समझते हैं कि इन हालात में क्या ये सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से? देखिए, मौजूदा हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि उसके पास एक तो टीम नहीं है। दूसरा ये कि जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनके मफादात हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मसलन अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनके बेटे की कंपनी है। पहले वो ख़ुद उसके चेयरमैन थे और वो कंपनी जो है वो उसको ठेका मिला है अभी जो तुंगी डैम बनाने का, या और इस तरह के लोग हैं। तो इस तरह से जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है या सेठों की हुकूमत कह लें, तो वो फिर अब जो प्राइम मिनिस्टर चाहे कितना भी नेक दिल क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर चाहे कितना भी संजीदा क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर चाहे कितना भी इनकलाब क्यों ना लाना चाहता हो, वो उनको कामयाब नहीं होने देते। अब आप देखिए ना कि जब प्राइम मिनिस्टर कंटेनर पर थे इमरान खान साहब, तो उस वक्त वो कहा करते थे कि मेरे पास टीम है। और मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि तकरीबन 150-200 लोग दुनिया भर में मुख्तलिफ़ फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स थे, वो ऐसे थे कि अगर इमरान खान साहब के साथ अगर वो आ जाते तो वो बड़ी अच्छी तब्दीली ला सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब कंफ्यूज रहे। शुरू में बस एक आदमी के बारे में उनको ये पता था कि जी ये बहुत बड़े दानिश्वर हैं और ये इकॉनमी को ठीक कर देंगे। वो थे जो है असद उमर साहब। असद उमर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, एक्सपर्ट आदमी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक कंपनी चलाना और एक मुल्क चलाने में फ़र्क होता है। असद उमर साहब उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उसको बड़ा उन्होंने खड़ा कर दिया, बहुत उसको आगे ले गए, वेल एंड गुड। लेकिन मुल्क की इकॉनमी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी में जब आप होते हैं तो आपको पता नहीं होता। इसी तरह जब ये मामला शुरू हुए हुकूमत में आने के बाद, तो अचानक इमरान खान साहब को पता ये चला कि उनके साथ तो कुछ हाथ हो गया। और फिर वो उसके बाद वो शुगर बुरहान सामने आया, शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कमीशन बना, रिपोर्ट आई, कार्रवाई का फ़ैसला हुआ। कार्रवाई होती है या नहीं होती, अभी तो मामला अदालतों में भी लटका हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ शुगर की प्राइसेस का भी बहरान है। जब ये सब कुछ शुरू हुआ, उस दरमियान में, उससे पहले बल्कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो 113 रुपये से कम करके 76 रुपीज़ तक लाई गई थी। और प्राइम मिनिस्टर ने कोई 15 दफ़ा ये कहा होगा कि जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं उनका एडवांटेज जो है ना वो पब्लिक को ट्रांसफ़र किया जाए, उनका फ़ायदा जो है आवाम को दिया जाए, रिलीफ ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन कोई रिलीफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं उनको कीमतें कम होना कबूल नहीं थी, उन्होंने पेट्रोल होल्ड कर लिया, उन्होंने अपने ज़खायर छुपा लिए, पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ मुल्क में। फिर कमेटी बनी, कमेटी ने दौरे किए, पता चला कि मुल्क की ज़रूरत का तो पेट्रोल मौजूद है, 21 दिन से ज़्यादा के ज़खायर मौजूद हैं। अब ये सारी चीज़ें थी। फिर एक थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट भी ये हुई कि जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो आप एंटिसिपेट करते हैं कि रिएक्शन क्या होगा, और आप एक सप्लाई चेन जो है उसको बरकरार रखते हैं, अपनी सप्लाई लाइन को बरकरार रखते हैं। कोविड की वजह से वो मुश्किल थी, नामुमकिन नहीं थी लेकिन मुश्किल थी। आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। अब एक जानिब आपकी इकॉनमी शटर हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि जी इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही है। हफीज़ शेख साहब आपको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहे हैं, और वो हफीज़ शेख साहब हैं जो ये कहते थे कि मसलन वो ये कहते हैं, नाम वो नहीं लेते लेकिन उनका मतबा नज़र और मकसद यही होता है कि मुशर्रफ के ज़माने में जो हफीज़ शेख साहब थे उन्होंने बेशुमार कर्ज़े लिए और वो कर्ज़े आज गले पड़े हुए हैं। जो आसिफ ज़रदारी के ज़माने में हफीज़ शेख साहब थे उन्होंने बहुत सारे कर्ज़े लिए और वो कर्ज़ों का आज सूद हमें अदा करना है तो हमारे लिए मुश्किल है। और आज का जो हफीज़ शेख है उसकी मौजूदगी में जो कर्ज़ इस हुकूमत ने लिया है, वो पता नहीं कोई अगली हुकूमत में हफीज़ शेख ये बता रहे होंगे कि जनाब वो इमरान खान हुकूमत ने ये किया था।
तो एक तो मिस प्लानिंग, ऊपर से टीम अच्छी नहीं, प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन ये सारे मामला जो हैं इन्होंने मिलकर हुकूमत को एक गहरे बहरान में धकेल दिया। इस बहरान के साथ साथ हुकूमत को जिस तरह से हुकूमत अपोजिशन के साथ निमट रही है, कभी शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ लेती है, कभी आसिफ जरदारी को पकड़ लेती है, कभी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है, इसी तरह का एक्शन दरकार था पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों के लिए। इसी तरह का एक्शन दरकार था शुगर इंडस्ट्री के ख़िलाफ़। लेकिन इन तमाम सेक्टर्स में हुकूमत को घुटने टेकना पड़े, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके इर्द गिर्द आप देख लीजिए कि स्टील वाले भी मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता था, लेकिन आज हमाद अजहर साहब हैं, उनकी वालिद की स्टील मिल है, ख़ुद हमाद अजहर साहब की एक स्टील मिल है। तो वो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं कहीं ना कहीं, फिर ये हमारे दोस्त हैं, सियासी दोस्त पीपल्स पार्टी में सेनेटर ताज अदर, वो ये कहते हैं कि ये इंपोर्टर्स का बजट है, इस हुकूमत के साथ बहुत सारे इंपोर्टर्स भी हैं। तो इन सब का मफाद इसमें है, जिसमें पेट्रोल इंपोर्ट करने वाले लोग भी हैं और शुगर इंपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, दालें, आटा, चीनी भी इंपोर्ट करने वाले लोग हैं। इन सब का मफाद ये है कि इनका मुनाफा बढ़ता रहे, और इनका मुनाफा उसी सूरत बढ़ेगा जब चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे। अब पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का अज़म तो ज़ाहिर किया, लेकिन जब कार्रवाई का आगाज़ करने की कोशिश की तो कुछ नहीं बना। नेपरा की रिपोर्ट पड़ी हुई है, उगरा की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं कि पेट्रोल के हवाले से क्या हुआ, जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। अब हुकूमत को घुटने टेकने पड़े हैं अमली तौर पर जो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके अगेंस्ट, उनके सामने। और पहले तो मार्केटिंग कंपनियों ने हुकूमत को इस बात पर मजबूर कर दिया कि जो 1 महीने के बाद प्राइस चेंज आता है वो 15 दिन के बाद हो, यानी कि अब हर 15 दिन के बाद नई प्राइसेस का ऐलान होता है। अभी मैंने आज अचानक ये ऐलान सामने आया तो मैंने कोशिश की कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में देखूं कि क्या कहीं पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। जो आज से 2-3 हफ़्ते पहले थी रॉ पेट्रोल की कीमतें आज भी वही हैं। सऊदी अरब की पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, ओपेक ने नहीं बढ़ाई, और जो दुनिया भर में जो पेट्रोलियम का जहाँ से पेट्रोल निकलता है वहाँ कीमतें नहीं बढ़ी, रूस ने कोई तब्दीली नहीं की। तो पाकिस्तान में ऐसी क्या मजबूरी हुई कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाना पड़ी। पाकिस्तान में मजबूरी जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो ये हुई है कि हुकूमत से मईशत कंट्रोल नहीं हो रही। आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो जो आपने एस्टिमेट्स दिए थे वो बहुत ही विशफुल एस्टिमेट्स थे, वो विशफुल एस्टिमेट्स पूरे नहीं हो सकते थे। आपने वो एलोकेशंस कर दी थी, आपने अपना बजट सारा उसी फोरकास्ट पर बनाया, आपने एक्सपेंडिचर अपना उसी फोरकास्ट पर रखा, तो वो चूँकि पूरा नहीं हुआ तो अब हुकूमत को जो एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना, लेकिन एक जो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसमें हुकूमत को मुश्किलात हैं। तो हुकूमत ये चाहती है कि उसकी इनकम इंक्रीज़ हो। इनकम इंक्रीज़ होने का तरीका ये है कि या तो आप टैक्स बढ़ा दें। टैक्स आप इस वक्त बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स ले रहे हैं। तो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी गई बिला ज़रूरत। ये कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया। और अवाम अब देखिए इश्ताल में तो हैं पहले से। इस वक्त जो आज मैंने जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी तो उसके बाद आम लोगों से बात की तो लोग बहुत मायूस थे। वो ये कहते थे कि हमने इमरान खान को तो वोट तब्दीली के लिए दिया, लेकिन ये कैसी तब्दीली है जो हमें खा रही है। ये बुनियादी तौर पर ये नारा सामने आ रहा है आवाम की जानिब से। लेकिन जो कीमतें बढ़ी हैं तो उसका अपोजिशन उससे यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि अपोजिशन सरगर्म हो रही है और इसका पॉलिटिकल आउटफॉल हुकूमत को अगले दिनों में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हर 15 दिन के बाद तब्दीली, एक तो आवाम अभी फेमिलियर नहीं हुए होते, फिर उनको जो उसका एडवांटेज होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, उनके लिए ट्रांसलेट नहीं होता उसका एडवांटेज, और वो फिर अगली कीमत आ जाएगी। तो आवाम को एक जानिब आवाम इससे परेशान होंगे, दूसरी जानिब सियासी जो है मुखालिफिन वो प्रेशर बढ़ाएंगे। अच्छा एजाज साहब, ये तो हम सारा आपने हुकूमत के हिसाब से हम लोगों को बता दिया। अब सुनने में ये भी आ रहा है आवाम तो भड़क गई इस चीज़ को लेके कि जी प्राइसेस एकदम से इन्होंने इतनी सारी बढ़ा दी है पेट्रोल की प्राइसेस, तो आवाम भड़की भी है। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जनाब आवाम का जो है ध्यान जो है ना वो हटाने के लिए कुछ और ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पे से हटाने के लिए प्राइसेस बढ़ाई हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है?
देखिए ये तो होता है कि जब आपको जो मसाइल दरपेश होते हैं, जब उन पर आपकी गुफ्तगू हो रही है, मसलन इस वक्त इस हुकूमत के सामने जो मामला चल रहे हैं, जस्टिस फ़ायज़ ईसा का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मशीनरी जो है वो इस बात पर लगी हुई है कि किस तरह जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को घेरना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ एक रास्ता तय कर दिया है कि इस तरह से अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो इस तरह कार्रवाई करें, वो नोटिस मिल गया। लेकिन उसके बाद वो अल्लामा इफ्तिखार साहब बरामद हुए और उन्होंने एक वीडियो डाउनलोड कर दी। वो मस्जिद में ख़िताब कर रहे थे। मस्जिद में जब कोई भी मजहबी रहनुमा ख़िताब कर रहा होता है, सरबंद दे रहा होता है, तो उसका असर बहुत फार रीचिंग होता है। वो मजहबी पेशवा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनकी गुफ्तगू के नतीजे में कोई भी शख्स इस हद तक जा सकता है जो उन्होंने की है। जैसे फ़ायज़ ईसा के बारे में, हामिद मीर के बारे में, आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ के बारे में और दीगर लोगों के बारे में, वो इन लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती हैं। इसीलिए जस्टिस फ़ायज़ ईसा की बेगम साहिबा ने थाने में दरख्वास्त दी, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना पड़ा। तो एक तो जो ये डिबेट हो रही है, हो सकता है हुकूमत का मतवा नज़र ये हो कि इससे नज़रें हटाएँ। फिर बार बार अपोजिशन कोरोना के हवाले से शिकायत करती है, कोरोना के हवाले से शोर डालती है, शुगर के हवाले से शोर डालती है। एहतसाब के मामले में जो सलूक है वो अपोजिशन के उसको खासा मानदाना सलूक करार देती है और अपोजिशन बड़ी हद तक हक बजानिब भी है, क्योंकि अलीम खान साहब से लेकर परवेज़ खट्टक साहब तक बेशुमार लोग हैं इस हुकूमत में जिनका एहतसाब होना है, जिनके ख़िलाफ़ शिकायत एहतसाब में मौजूद है लेकिन नहीं हो रहा। तो ये एक तरीका पुराना है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में भी ये ऐसा ही होता था, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी ऐसा ही होता था, पीपल्स पार्टी की जो आसिफ ज़रदारी की हुकूमत थी उसमें भी ऐसा ही होता था कि जो इशूज़ खड़े होते थे, अगर हुकूमतों के पास उन पर कोई जवाब नहीं होता था तो वो एक नया इशू खड़ा कर देते थे कि ताकि लोग इस इशू पर चल दौड़े। और ऐसा ही होता था कि वो पिछला इशू लोग भूल जाते थे और नए इशू पर शुरू हो जाते थे। तो यहाँ भी शायद एक तो ये हो, लेकिन जो बुनियादी बात है वो जो जब 113 रुपये से 76 रुपये पर आया पेट्रोल, तो वो जो कीमतों का एडवांटेज अवाम को ट्रांसफ़र होना था वो नहीं हो सका था। अब आप देखिएगा कि अगले दिनों में अब ये 25 रुपये कीमत बढ़ी है, कल ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ सकते हैं, दूध की कीमतें बढ़ सकती हैं, दही की कीमतें बढ़ सकती हैं। और फिर आज ही स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न की आदाद शुमार आए हैं, उन्होंने ये बताया कि पिछले 15 दिन में 0.21%, यानी कि यूँ समझ लें कि जो महंगाई थी उसमें 1/4 इजाफा हो गया है। अगर वो 100% पर काउंट करें, उसको कैलकुलेट करें तो समझिए कि 25% महंगाई में इजाफा हो गया है। गोश्त महंगा हुआ, मुर्गी महंगी हुई, दाल आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती भी हुई लेकिन उनकी तादाद 7 है, जो महंगी हुई उनकी तादाद 18 है। तो ये इफ़ेक्ट्स अब आवाम को आगे मज़ीद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो मुझसे और आपसे और जो आम आदमी है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। घरेलू ख़वातीन उससे मुतासिर होंगी क्योंकि उन्होंने तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं, बल्कि कई अदारे तो ऐसे हैं जिनमें तनख्वाहों पे कट लग गया कोरोना की वजह से। अब जिनका कट लगा है उनके पास तो अगर महंगाई में इजाफा हो जाता है तो वो कैसे उसको बेयर करेंगे, ख़वातीन घर का बजट कैसे चलाएंगी, ये बड़ा अहम सवाल है। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि हम लोग जहाँ देखते हैं अभी भी जैसे ही प्राइसेस आप बता रहे हैं पेट्रोल की नीचे की तरफ आई हैं तो फ़ौरन जनाब बाहर देखा जाए, हम लोग भी बाहर निकलते हैं, आम पब्लिक है, हम लोग जब निकलते हैं तो देखते हैं कि प्राइसेस जनाब जैसे ही कम हुई हैं तो पेट्रोल की शॉर्टेज आ गई, आपको कहीं पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है। पब्लिक फ़ेस कर रही है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके। ये तो एक नेचुरल हमारे, मैं कहती हूँ, मुल्क का अलमिया बन गया कि जैसे ही प्राइसेस लो आई फ़ौरन जनाब इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली। मुश्किलात हमेशा पब्लिक को ही फ़ेस करनी पड़ रही हैं इस मामले में। खैर, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि इस टाइम जो सियासी हालात चल रहे हैं, ऑलरेडी इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन है वो है काफ़ी टफ़ जा रही है, तो पेट्रोल की जो प्राइसेस में यकदम से इन्होंने इजाफ़ा किया है, इस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या जो मौजूदा सूरत हाल है इससे इस पर क्या असर पॉजिटिव है, नेगेटिव है? क्या पॉजिटिव तो पड़ नहीं सकता, नेगेटिव ज़ाहिर है ज़्यादा असर पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं पॉजिटिव पड़ सकता? अगर अपोजिशन इस पर कोई तहरीक चलाती है, दबाव बढ़ाती है और उसका कोई फ़ायदा हो जाता है आवाम को, तो वो तो पॉजिटिव इफेक्ट है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस फ़ायज़ ईसा केस पे जो फैसला था उससे एक सियासी जमूद टूटा था। उसके बाद उस गहरे पानियों में हलचल पैदा हुई, अख्तर मेंगल साहब ने जो हुकूमत छोड़ी,
अब हुकूमत इस वक्त भी एक बहरान में घिरी हुई है क्योंकि बजट मंजूर कराना है और अपोजिशन ज़ोर लगा रही है बजट को मुस्तरद करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में शाहज़ान बुगटी गो के एक नशिस्त है लेकिन इंपॉर्टेंट नशिस्त है, उन्होंने अपने मुतालबात सामने रख दिए और उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए जाए मेरे मुतालबात के हवाले से। उनके मुतालबात भी अख्तर बेंगल से मिलते जुलते हैं। अब अगर वो हुकूमत, उन्होंने वादे कर दिया है कि अगर हुकूमत 2 दिन में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं करती तो वो फिर हुकूमत छोड़ देंगे। अगर वो छोड़ देते हैं, काफ लीग भी नाराज़ है, MQM के हवाले से भी इतलात है कि वो शदीद नाराज़ है, तो फिर हुकूमत जो है वो मुश्किल में होगी। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले 1 महीने से सरगर्म है। वो अपोजिशन को यूनाइट कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि गो के अपोजिशन कमज़ोर है, लेकिन और फवाद चौधरी का ये कहना भी दुरुस्त है कि वो ये अपोजिशन जो है इसका लगता नहीं है कि बस की बात है, लेकिन वो अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़े। अब वो उनको मौका मिल गया। आज उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की, मौलाना फजल रहमान से बात की, आसिफ बिजिंजो से बात की, सिराजुल हक साहब से बात कर ली, अभी उन्होंने एमल वली खान से बात कर ली है NPK। अब वो महमूद अचकज़ई और लोगों से बात करेंगे। मोहसिन दावड़ से भी उनकी आज बात हो गई। तो अब ये तमाम रहनुमाओं को उन्होंने कायल कर लिया है कि जी अपोजिशन जो है वो बजट को मुस्तरद करने में अपना किरदार अदा करे और ये मुश्तरका फ़ैसला कर ले। अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है बजट को मुस्तरद कराने में तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा होगा। आइनी बहरान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रेसिडेंट जो है वो जो बजट के फिगर्स हैं उनको तो कुछ अर्से के लिए इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के लिए जो है वो सर्वाइवल का सवाल पैदा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हुकूमत बजट नहीं मंजूर करवा सकती और बजट मुस्तरद हो जाता है तो फिर कौमी असम्बली में हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो बरतरदार है, क्योंकि उसके पास अक्सरियत नहीं रही। इसकी एक इम्प्लीकेशन ये है, और अपोजिशन इसी जानिब बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें हुकूमत को निकालने के लिए भी कोई फ़ैसला हो जाता है और फिर वो कोई मुश्तरका उम्मीदवार सामने ले आते हैं तो फिर PTI के अंदर तकरीबन 30 MNAs ऐसे हैं जिनके बारे में ये शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि वो नाराज़ हैं। फिर कुछ वज़रा ऐसे हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, उनकी इमरान खान साहब से भी शिकायत हैं। उनको थोड़ा सा सहारा चाहिए, कहीं से थोड़ी सी ऑफ़र चाहिए। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो किसी इशारे के मुंतज़िर हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं अगर तो, और बजट मुस्तरद हो जाता है तो फिर इमरान खान की हुकूमत बहुत शदीद ख़तरे में है। गो कि अभी इसका कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, 50-50 चांसेस, बल्कि 40% और 60% कहा जा सकता है। इमरान खान के पास चांसेस 60% हैं, लेकिन अपोजिशन अब निचली नहीं बैठेगी। अब ऊपर से हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतों में और एकदम से 25 रुपये का इजाफा किया, 25 रुपये 58 पैसे, यानी कि तकरीबन 26 रुपये। अब हुकूमत अगर इन 26 रुपये की बुनियाद पर, आपको याद होगा, आपको तो खैर याद नहीं होगा, आप तो उस वक्त शायद पैदा भी ना हुई हो, अयूब खान के ज़माने में 4 आने कीमत बढ़ी थी चीनी की तो 1 तारीख शुरू हो गई थी। अब वही सूरत हाल पैदा हो गई है। हमारे एक दोस्त है खुशनुद अली खान साहब, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है। उनका अपने कॉलम में ये कहना है कि कोई हादसा ही अब सूरत हाल को आगे की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ एट स्टैंड स्टिल है। अब इस सिचुएशन में अगर अपोजिशन ऑन स्लॉट करती है, आवाम को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, तो फिर कोई ना कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। और हादसा कोई ऐसा, अगर हादसे को रूनुमा भी होना है तो वो कोई ऐसा हादसा हो जो चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाए, इस जमूद को तोड़े। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की, आप जिससे भी मर्जी बात कर लें, लोग ये समझते हैं कि सब एक जैसे हैं। वो किसी अदारे पर, किसी शख्सियत पर अब एतबार नहीं करते। अदालतों ने अपनी पोजीशन ख़राब की है पहले ही। सियासतदानों के बारे में इतना मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है कि सियासतदान इस माशरे में, इस सोसाइटी में बिल्कुल अपनी वक़्त खो चुका है, पोजीशन खो चुका है, एतबार खो चुका है। हालांकि ये एक हकीकत है कि सियासतदान होप को ज़िंदा रखे हुए हैं। सियासतदान ने होप को ज़िंदा ज़रूर रखा हुआ है, उसने 100% नौजवान को क्लैशनकोफ उठाने से रोका है, लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन सबसे गंदी है। हालांकि वो इस लाइन में सबसे आखिर में है जिन्होंने इस मुल्क का बुरा हाल किया है। उसमें मार्शल लॉ लगाने वाले लोग शामिल हैं, उनका साथ देने वाले लोग शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी शामिल है, फिर ये टेक्नोक्रेट शामिल हैं जो हर चंद अरसे के बाद, कुछ अरसे के बाद शेरवानियाँ सिलवा के अमेरिका से आ जाते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। इस किस्म के बहुत सारे लोग मार्केट में फिरते हैं हालात को ख़राब करने के लिए। ये इंटरेस्ट ग्रुप्स जब तक इनको नाकाम नहीं बनाया जाएगा, फिर जब तक ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक्स्ट्रा कोर्ट्स वगैरह ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने में नाकाम है।
इस ब्यूरोक्रेसी को तोड़कर कोई नया सिस्टम बनाना पड़ेगा अमेरिका की तरह। अमेरिका में जब सदर आता है तो 4,000 आदमी अपने साथ लेकर आता है, वो तमाम स्याह सफ़ेद के ज़िम्मेदार होते हैं, जाने के बाद वो एहतसाब भी उनका हो सकता है। हमारे यहाँ होता यह है कि जी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी तो वो खूब घर भर लेता है, लेकिन जब उसको कोई अच्छा काम कहा जाता है, कोई बेहतर काम कहा जाता है आवाम के लिए, तो वो रूल्स रेगुलेशन बीच में ले आता है कि जी ये तो नहीं हो सकता। अपने काम वो सारे कर लेता है, अपना घर भर लेता है, भांजे भतीजे सब बाहर पढ़ा लेता है, बच्चों को बाहर पढ़ा लेता है, दौलत इकट्ठी कर लेता है। आपको हैरत होगी, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करते हैं, उसमें बड़े बड़े दिलचस्प केस आते हैं। एक केस जो मेरी नज़र में बहुत ही दिलचस्प है, ये गालबन 1997-98 का केस है। एक सफारतकार थे, पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात थे, वो सफारतकार नहीं थे लेकिन ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने अपने दांतों पर 2 बार दांतों के इलाज पर $40,000 खर्च किए। अब आप देखिए ना कि एक आदमी, उसके दांत कितनी मरतबा ख़राब हो सकते हैं, और वो $40,000। तो ये इस तरह के काम जब ब्यूरोक्रेट करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेट और पुलिस को तोड़कर असर-ए-नौ इनकी तंजीम साजी होनी चाहिए। जब तक ये ऐसा नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी को ज़ख्म नहीं पहुँचेगी, पुलिस को ज़ख्म नहीं पहुँचेगी, वो तमाम लोग जो इस मुल्क के इक़्तिदार में आकर हमारे लिए मसाइल में इजाफ़ा करते हैं, बैरूनी दुनिया के अहकामात मानते हैं या उनको खुश करते हैं, और फिर उस वक्त जब ऑटोक्रेटिक हुकूमतें होती हैं तो उनका एडवांटेज ये होता है कि उनको किसी को जवाबदेह नहीं होना होता। वो जो पैसा आता है वो डायरेक्ट सूरत हाल को, बस कीमतों को कंट्रोल करने में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं, वो इकॉनमी में इन्वेस्ट नहीं करते। उसके नताइज बाद में सियासतदानों को भुगतना पड़ते हैं। तो इस वजह से आज जो हमारी इकॉनमी इस नहज पर है, उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि किस किस का हिस्सा है। ये सारे लोग मिलकर इस मुल्क को तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं। या तो इनका कड़ा एहतसाब किया जाए और सबको एक ही आँख से देखा जाए और एक ही सबके साथ सलूक किया जाए। दूसरी सूरत यह है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाकर, जो बेनज़ीर भुट्टो की तजवीज़ थी, हालात को सब लोग अपनी अपनी गलती तस्लीम करें और असर-ए-नौ आगाज़ करें। वरना ये मुल्क जो है, इसमें मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सूरत पैदा हो सकती है जहाँ अवाम उठ खड़े होंगे और फिर कोई महफूज नहीं होगा, क्योंकि अवाम के गैज़ो गज़ब के आगे कोई शख्स, कोई अदारा नहीं टिक पाता है। सही है एजाज साहब, जहाँ आवाम के सरों पर महंगाई का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, वहाँ अब ये 4 महीने हो गए हैं जनाब, ये कोरोना की तलवार लटक रही है। लोगों के दिलों में डर है कि वो बढ़ता ही जा रहा है, ना वो घरों से निकल सकते हैं। नॉर्मल मिडिल क्लास भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो निचला तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है इस चीज़ को लेके। तो उनको समझ नहीं आती भाई कोरोना से हम एहतियात भी करें, हम घरों पे बैठ जाएं, तो हम लोग कमाएं किस तरह। लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं कि अब हम एकदम से देखते हैं हमारे सामने जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए चले जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि जी लोग एहतियात नहीं कर रहे। हम जैसे लोग चले हम एहतियात कर लें, लेकिन जो लोग गरीब हैं वो तो घर नहीं बैठ सकते, उन्होंने तो कमाने के लिए निकलना है, उन्होंने तो अपनी रोज़ी रोटी कहीं ना कहीं से बंदोबस्त तो करना ही है। आप उन लोगों को जो हक़ाइक़ हैं कोरोना को लेके, आप उनसे अपडेट करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को शायद मोटिवेशन मिले या लोगों के दिलों से जो डर है वो कम हो जाए। वो आप किसी तरह कर सकते हैं तो आप बताइए। देखिए, डर तो नहीं कम होना चाहिए, इसलिए कि एक ख़तरनाक सूरत हाल और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में है। एक मुल्क है न्यूजीलैंड, चूँकि उसकी आबादी कम है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, फिर लोग वहाँ सारी दुनिया में होता है वैसे कि लोग हुकूमत की बातों पर एतबार करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक तो पहला ये हुआ कि लोग जो है वो हुकूमत की बात पर एतबार करने पर तैयार नहीं थे। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि वो ये हर दूसरा आदमी ये समझता है कि मैं ये जो सिचुएशन अराइज़ हुई है मैं इसका बड़ा माहिर हूँ और मुझे ही सब कुछ पता है, हुकूमत को कुछ पता नहीं है। ये हुआ, हुकूमत ये कह रही है कि कोरोना आ रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं जी ये तो कोरोना साजिश है अमेरिका की, लोग कह रहे हैं कोरोना किसी और की साजिश है। भाई अगर किसी की साजिश भी है तो एक हकीकत है। लोग ये कहते हैं कि जी ये तो अब हॉस्पिटल्स में आप देख लें जी, लोग डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर मार रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर की आपसे कोई दुश्मनी है नहीं है ना। आप एक मरीज़ हैं, डॉक्टर ने आपको ठीक करना है, डॉक्टर आपको ठीक करेगा तो उसकी रेपुटेशन बनेगी, उसकी ACR में लिखा जाएगा, उसकी ACR में लिखा जाएगा तो उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, उसकी कमाई बढ़ेगी। अगर वो आप उसके हाथों मर जाते हैं तो उसकी कमाई भी ख़राब नहीं बढ़ेगी और उसका करियर भी ख़राब होगा। इस बुनियादी बात को हम नहीं समझते। हॉस्पिटल्स की हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो बज़ाहिर दिल का मरीज़ है, हॉस्पिटल गया,
लेकिन वहाँ जब उसके टेस्ट होते हैं तो पता ये चलता है और उस स्क्रीनिंग में कि जनाब इसके तो जो लंग्स हैं वो उस तरह से सिकुड़े हैं जैसे कि कोरोना के मरीज़ के ख़ास अंदाज में सिकुड़ते हैं, वो एक ख़ास शेप इख्तियार कर लेते हैं। फिर उनके फर्दर टेस्ट होते हैं। इस दौरान में अगर वो फर्दर टेस्ट में कोरोना डिक्लेयर हो जाता है और वो बंदा फौत हो जाता है तो हॉस्पिटल क्या करे? हॉस्पिटल की उससे कोई दुश्मनी तो है नहीं। हाँ, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स ने और पाकिस्तानी ताजिरों ने और ये मास्क बेचने वालों ने, अद्वियात बेचने वालों ने बहुत माल कमाया, अंधा ये प्लाज्मा तक अपना बेच रहे हैं, माल कमा रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज हॉस्पिटल्स में वो सब कुछ नहीं होता। फिर एक असद उमर साहब एक दिन दुर्फुंतनी लेकर आए थे कि जनाब वो जितने लोग कोरोना से मरे इतने तो लोग सड़कों पर मर जाते हैं, तो क्या अब लोग बाहर ना निकलें? भाई, कोरोना का जो इफेक्ट है वो सड़कों पर मरने वालों अमवात से नहीं है। कोरोना का इम्पैक्ट ये है कि कोरोना ने सारी दुनिया की मईशतों को तबाह किया, आपकी मईशत को भी तबाह किया, लेकिन उससे निकलने का एक ही तरीका है। अब आप देखिए ना, रोज़ाना 4 से 5 हज़ार केसेस निकलते हैं, 100-125 डेथ्स रोज़ाना रिकॉर्ड हो रही हैं, 3,000 से ज़्यादा लोग फौत हो चुके हैं। जुलाई के आखिर तक जो एस्टिमेट्स है कि वो 10 से 12 लाख चला जाएगा। खुदा न खास्ता जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं बैरूनी दुनिया के, वो तो कहते हैं कि 1 करोड़ तक लोग जाएंगे और 10 से 12 लाख अमवात को भी खुदा न खास्ता वो पेशीनगोई गोई करे। अल्लाह करे उनकी पेशीनगोई गलत साबित हो, और मैं समझता हूँ कि गलत साबित होगी, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों का इम्यून लेवल जो है वो ज़रा ज़्यादा है, लोगों के मसल्स हमारे ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उस तरह से अफेक्ट नहीं किया जैसे यूरोप वगैरह में किया। लेकिन ये यूरोप में जो लोग इस सिचुएशन से अभी 50% निकले हैं, वो कैसे निकले हैं? इकॉनमी उनके यहाँ भी थी मसला, मसलन इटली गरीब मुल्क है, यूनान गरीब मुल्क है, इकॉनमी वहाँ भी मसला थी, रोज़गार वहाँ भी मसला था, बेरोज़गारियाँ वहाँ भी हो रही थी। अमेरिका में कोई 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए थे पहले 2 महीने में, लेकिन वो उन्होंने लोगों ने हुकूमत की बात पर एतबार किया और अपने आप को घरों में महदूद किया, हाथ धोना शुरू किए, घरों में महदूद किया, जो सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार की। उसके नतीजे में वहाँ सूरत हाल ये हुई कि आज उनके केसेस की तादाद जो है वो 100% से 30% पर, कहीं 25% पर आ गई है, कहीं 15% पर आ गई है। हमारे यहाँ ये तादाद बढ़ी, उसकी वजह ये थी कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे, ओ जी लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। वो भूखे मरने वाली आवाम को ने ये किया कि वो दुकानों में घुस गए बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के। ईद पर एक तो सब ने नए कपड़े पहनना फ़र्ज बना लिया। जब वो ईद पर घरों से बाहर निकले, उसके नतायज अब आ रहे हैं, क्योंकि 15 दिन और 1 महीने के दरमियान में नतायज आते हैं। ईद पर जो कुछ हमने अपने साथ किया, अपने बच्चों के साथ किया, उसके नतायज इस वक्त हम भुगत रहे हैं। अगर हम इसको हुकूमत की बात मान लेते, प्राइम मिनिस्टर कन्फ्यूज़ थे, नो डाउट, प्राइम मिनिस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ये भी ठीक है। वो लॉकडाउन के भी मुखालिफ थे, ये भी ठीक है, लेकिन वो फिर भी ये तो कह रहे थे ना कि एहतियात करें। प्राइम मिनिस्टर की एहतियात की बात ही मान ली जाती, लेकिन यहाँ नहीं मानी गई। इसलिए अब सूरत हाल ये है, अब भी हमारे पास वक्त है कि हम ये जो इस्लामाबाद में और पिंडी में इलाके सील हो रहे हैं, आप देखिए ये पीछे कई इलाके सील हैं, ठीक है। आप घरों से बाहर निकल कर देखें, लोग ठट्ठे लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ खड़े हुए, कोई एहतियात नहीं कर रहे। अब कोरोना केसेस बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? क्योंकि इस वक्त जो चेंजेस आई हैं, जो इब्तदाई स्टडीज़ थी उनमें अब कुछ तब्दीली आ गई है कि कोरोना के मरीज़ में और भी अलामात हैं कि बाद वक़्त उसको पता नहीं होता कि वो कोरोना कैरियर है, लेकिन फिर भी वो कोरोना फैलाने का बायस बनता है। हम जो है वो दुनिया में कहीं से कोई एक लफ्ज़ पकड़ के तो उसकी तशरीह करना शुरू कर देते हैं अपने हक़ में कि जी कोरोना कुछ नहीं। कोरोना एक सीरियस थ्रेट है। कोरोना न सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट है, बल्कि वो ह्यूमन इकॉनमी के लिए और नेशनल इकॉनमी के लिए भी थ्रेट है। इसलिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। 15 दिन की एहतियात कर लीजिए। भूख से कोई नहीं मरता, इक्का दुक्का लोग शायद वाक़यात ऐसे हो जाते होंगे, लेकिन भूख से नहीं मरते। लेकिन जो बीमारी से लोग मरेंगे वो मज़ीद बीमारी फैलाने का बायस भी होंगे और वो मुल्क की मईशत तबाह करने का बायस भी बनते हैं। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने वालिदैन की हिफाजत कर ली तो आप अपनी जो घर की इकॉनमी आपकी शटर हो गई, आप उसको दोबारा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ये ना रहे लोग, खुदा ना खास्ता, तो फिर आप क्या करेंगे? किसके लिए आप अपने घर की इकॉनमी खड़ी करेंगे? उसका अल्टीमेट नुकसान आपको भी और मुल्क को भी है। तो मेरी तो गुजारिश यही है कि ज़रूर एहतियात करें। 15 दिन की एहतियात कर लें। 15 दिन के बाद ये जो मोहल्लों में खड़े होकर ठट्ठे लगाते हैं ये बंद कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग पैदा करें। 15 दिन के बाद बेशक करें, लेकिन 15 दिन करके तो देखें कि कितना अफेक्ट पड़ता है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब। आप लोगों ने एजाज़ साहब से ये सारी बातें सुनी, कुछ इन्होंने थोड़ा सा जो कोरोना के बारे में कहा है, तो हम लोग अपने फोरम के थ्रू लोगों को यही मैसेज दे सकते हैं कि प्लीज़
खुददारा ख्याल रखें। आप लोग ख्याल नहीं रख रहे, जिसकी वजह से ये चीज़ फैल रही है बहुत ज़्यादा। ख्याल रखेंगे तो खुद ही महफूज आप लोग रहेंगे, किसी और पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के ही ख़ानदानों में जो असर होता है, जिन लोगों पे जिन लोगों के ख़ानदान के लोग गए हैं ना, उनको पता है, जिन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। तो अपने आप को महफूज रखना आप लोगों का ख़ुद का काम है। आप लोग अपने बीमारी से ख़ुद को खुद ही बचा सकते हैं। हम लोग आप लोगों को सिर्फ आगाही दे सकते हैं। जो हम बैठते हैं, हमने फ़ोरम बनाया है ये कि आप लोगों तक हम पहुँचाएँ, हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँ कि क्या हकीकत चल रही है। सियासत को लेके, कोरोना को लेके हम सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के सामने। हम आपको यही कहेंगे कि आप लोग अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, ताकि इस बीमारी से महफूज रह सकें आप लोग खुद। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।